हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आज हम मैट्रिक्स बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, एकदम जीरो से, और प्रयास करेंगे कि इसे हायर लेवल तक ले जाएं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या होती है, एक्चुअली मैट्रिक्स होता क्या है, और उसके बाद हम टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस पे बात करेंगे, और इसी में हम ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बताएंगे। मैट्रिक्स में रो क्या होती है, कॉलम क्या होती है, और मैट्रिक्स का एलिमेंट क्या जनरल एलिमेंट कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये सारे टॉपिक्स इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम मैट्रिक्स की डेफिनेशन देखते हैं। मैट्रिक्स क्या होता है? मैट्रिक्स इज अ array of numbers or function. Matrix is a rectangular array of numbers or functions. मैट्रिक्स क्या है? मैट्रिक्स एक नंबर्स की रे है। अब वो रेस कैसी हो सकती हैं? मतलब लाइंस, नंबर्स का रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है। वो लाइंस ऐसे एक ब्रैकेट में लिखी जाती हैं। जनरली जो नंबर्स की लाइन होती है वो या तो हॉरिजॉन्टल होंगी या फिर वर्टिकल होंगी। अब हॉरिजॉन्टल लाइन जो होती है, हॉरिजॉन्टल लाइंस, इनको हम क्या बोलते हैं? इनको रो बोलते हैं। और ये जो होता है इसे क्या बोलते हैं? इसे बोला जाता है कॉलम। अब ये नंबर भी हो सकता है और फंक्शन भी हो सकता है। नंबर और फंक्शन, एनीथिंग, फंक्शन भी हो सकता है। तो यहाँ पे फंक्शन भी होना चाहिए। और इसके बाद आप यहाँ पे मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है? ऑर्डर हमेशा रो इनटू कॉलम होता है। ऑर्डर जो होता है वो हमेशा रो इनटू कॉलम करके लिखा जाता है। तो जैसे अगर हम एक जनरल मैट्रिक्स लिखना चाहें तो 1 2 3 2 0 4 3 5 7 5 4 -1, ये एक मैट्रिक्स है। अगर पूछा जाए कि इसमें रोज कितनी है, तो हमें रोज क्या है? हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ नंबर्स, जो हॉरिजॉन्टल हमने लिखा है नंबर्स की लाइन, इसे रोज बोलते हैं। तो ऐसी कितनी रोज है? ऐसे आप रोज काउंट करेंगे कितनी रोज हैं, तो यहाँ पे 4 रोज हैं। फर्स्ट, इसे हम क्या बोलते हैं? रो 1। इसे ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, रो 1। इसे क्या बोलेंगे? रो 2। और इसे क्या? रो 3। इसे रो 4। ऐसे ये क्या है? इधर की तरफ जो नंबर्स की वर्टिकल लाइन है इसे बोलते हैं कॉलम। तो ये हो जाएगा फर्स्ट कॉलम, और इसी प्रकार से ये हो जाएगा सेकंड कॉलम, कॉलम 2, और ये हो जाएगा हमारा थर्ड कॉलम यानी कॉलम 3। तो इस प्रकार से हमारे इस मैट्रिक्स में मतलब 4 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर अगर लिखना हो तो ऑर्डर क्या हो जाएगा? ऑर्डर हो जाएगा 4 × 3, 4 × 3, यानी कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर अथवा साइज, इसी को बोलते हैं ऑर्डर या साइज। तो इसका ऑर्डर या साइज कितना है? 4 × 3 का। तो इस प्रकार से हम किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर बताते हैं, ऑर्डर क्या है। और अगर आपसे नंबर ऑफ एलिमेंट्स पूछा जाएगा तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे कि इसके अंदर जो एंट्रीज हैं, जैसे यहाँ पे हम लिख दें एक दूसरी मैट्रिक्स 1 0 -2 4 5 7। तो इसमें अगर आपसे पूछा जाए कितनी रोज हैं, अगर इसमें पूछा जाए कि कितनी रोज हैं, तो यहाँ पे आपको देखना है कि मतलब कि नंबर्स की जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो कितनी है। तो यहाँ पे 2 लाइन है।
तो इसका मतलब कि ये R1 हो गया, ये R2 हो गया, मतलब 2 रोज हैं। कॉलम्स कितने हैं, तो हमें वर्टिकल लाइन ऑफ नंबर्स देखना है, यानी कितनी वर्टिकल लाइन्स हैं। तो यहाँ पे 3 वर्टिकल लाइन है, यानी ये हो जाएगा कॉलम 1, इसे क्या बोलते हैं कॉलम 2, और इसे क्या बोलते हैं कॉलम 3। तो इस प्रकार से इस मैट्रिक्स का ऑर्डर हो जाएगा कितना। सबसे पहले इस बात को आपको ध्यान रखना है कि किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखते समय सबसे पहले हमें नंबर ऑफ रोज लिखना होता है, उसके बाद नंबर ऑफ कॉलम्स। अगर आप पहले नंबर ऑफ कॉलम कर देंगे और बाद में नंबर ऑफ रोज करेंगे तो मैट्रिक्स का ऑर्डर गलत हो जाएगा। इस बात का विशेष ध्यान रखना है, ठीक है बच्चों। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो जाएगा, इसमें 2 रोज हैं, यानी 2 इंटू, और कॉलम कितने हैं 3, यानी 2 इंटू 3। और अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इस मैट्रिक्स में पूछा जाए तो 6 हो जाएगा। नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे 6। तो किसी मैट्रिक्स के अंदर जो एलिमेंट्स जो मतलब नंबर्स लिखे जाते हैं या कोई फंक्शन लिखा जाता है, उन्हें हम उस मैट्रिक्स के एलिमेंट्स कहते हैं। क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स। तो ये हमारे अंदर जो है वो एलिमेंट्स हैं। अब किसी मैट्रिक्स के जो एलिमेंट्स हैं वो कोई ज़रूरी नहीं कि ये फंक्शन मतलब नंबर ही हो, ये मतलब रियल नंबर भी हो सकता है, कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकता है, और रेशनल नंबर भी हो सकता है। ये सारे नंबर्स हो सकते हैं, और या फिर कोई फंक्शन हो सकता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो सकता है, कोई भी फंक्शन हो सकता है, ठीक है। तो इंट्रीज कुछ भी हो सकती हैं। उसके बाद अगर हम आपसे ये कहें कि एक मैट्रिक्स को जनरली कैसे हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, जनरल नोटेशन क्या होता है। तो एक जनरल मैट्रिक्स अगर आपको रिप्रेजेंट करना है तो इसे ऐसे करेंगे, जैसे A इक्वल, सबसे पहले हम ले लेंगे, ये हमारा हो गया A11, फिर A12, फिर A13 और डॉट डॉट A1n। तो यहाँ पे जो नंबर्स लिखे हैं, इसमें पहला नंबर है, फिर दूसरा नंबर है, यहाँ भी पहला नंबर है, दूसरा नंबर है। तो ये नंबर क्या रिप्रेजेंट करता है, इसमें जो पहला नंबर होता है वो रिप्रेजेंट, सफिक्स में जो पहला नंबर लिखा है ये रिप्रेजेंट करता है रो को, और दूसरा क्या रिप्रेजेंट करता है कॉलम को। इस बात को हमेशा ध्यान रखना कि जो हम जनरल नोटेशन AIJ किसी एलिमेंट मतलब मैट्रिक्स के अंदर एक एलिमेंट के लिए जनरल नोटेशन रखते हैं वो AIJ का रखते हैं। तो उसमें I क्या होता है, ये रिप्रेजेंट करता है रो, और J क्या रिप्रेजेंट करता है कॉलम, नंबर ऑफ कॉलम, यानी कॉलम रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे जैसे A11 लिखा है, और इसका मतलब हुआ फर्स्ट रो है, ये पहली रो है और पहला ही कॉलम है। ये देखो पहला रो तो है लेकिन कॉलम दूसरा हो जाएगा, क्योंकि कॉलम का मतलब कई बार आप देखते हैं कि जैसे सबसे पहले हम किसी बिल्डिंग का अगर निर्माण करना शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम उसमें कहते हैं कॉलम खड़ा करिए। कॉलम खड़ा करने का मतलब पिलर खड़ा करते हैं। तो यानी कि जो वर्टिकल लाइंस होती हैं उन्हीं को कॉलम बोला जाता है। तो ये ऐसे जो नंबर्स की वर्टिकल वो चलेगा वो हो जाएगा कॉलम। तो यहाँ पे ये तीसरा कॉलम हो जाएगा। ऐसे मान लो कि n कॉलम्स हैं, इसमें n कॉलम्स ऐसे यहाँ पे अगर आपको लिखना है तो अब ये दूसरा रो हो गया, इसलिए यहाँ 2 लिखा जाएगा। लेकिन कॉलम कौन सा है, पहला ही है। तो इसलिए इसका नोटेशन होगा इस एलिमेंट का A21। इसी प्रकार से यहाँ पे रो तो सेकंड ही है, यानी यहाँ 2 फिक्स हो जाएगा, लेकिन कॉलम ये भी सेकंड हो गया। अब यहाँ पे देखिए ये दूसरा रो तो है लेकिन कॉलम कौन सा हो गया, तीसरा। तो इसलिए A23 लिखा जाएगा। ऐसे अगर आपको लिखना हो तो ये सेकंड रो है लेकिन कॉलम कौन सा है, nth कॉलम है। तो इस प्रकार से ऐसे अगर मान लो कि इस मैट्रिक्स के अंदर 1 2 और कितनी m रोज है, तो ये mवी रो हो जाएगी और पहला कॉलम हो जाएगा। इसी प्रकार से ये
यमवी रो रहेगी लेकिन कॉलम दूसरा रहेगा, और इसी प्रकार ये यमवी रो रहेगी लेकिन कॉलम तीसरा हो जाएगा, तीसरा कॉलम। और इसी प्रकार ये वाली यमवी रो रहेगी लेकिन कॉलम कौन सा रहेगा, यनवा। ये तो पहले से ही फिक्स है। तो इस प्रकार से अब आप देखो कि इसमें कितने रोज हो गए। तो रोज के लिए पहला नंबर देखना है, यानी 1 2 और ऐसे ऐसे डॉट डॉट एन तक जा रहा है। तो कितने नंबर ऑफ रोज हो गए इसमें, तो यम रोज हो गए। और कॉलम्स कितने हो गए, यहाँ पे कॉलम्स का मतलब आपको वर्टिकल लाइंस काउंट करनी है। तो वर्टिकल लाइन मतलब सेकंड एलिमेंट, तो 1 2 3 ऐसे ऐसे एन कॉलम्स है। तो इस प्रकार से हम किसी यम क्रॉस एन की मैट्रिक्स, यानी जिसमें यम रोज हो और एन कॉलम्स हो, उसको इन जनरल ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। ओके। और इतनी बड़ी चीज़ को, क्योंकि मैथ जो होता है उसमें क्या होता है कि बड़ी बड़ी चीज़ों को हम नोटेशन के द्वारा बहुत ही शॉर्ट रूप में लिख सकते हैं। मैथ का मतलब यही ब्यूटी है मैथमेटिक्स में कि किसी बड़ी चीज़ को हम नोटेशन के माध्यम से बहुत ही छोटे पदों में व्यक्त कर सकते हैं। तो इसी बड़ी चीज़ को हम ऐसे लिख सकते हैं कि A इज इक्वल टू AIJ सफिक्स में लिखा जाता है m क्रॉस n। तो ये हम किसी मैट्रिक्स के लिए जनरल नोटेशन रखेंगे, जहाँ पे इसमें स्मॉल aij क्या है, स्मॉल aij है, स्मॉल aij जो है वो एलिमेंट ऑफ ith रो एंड jth कॉलम। The element of ith row and jth column are the element obtained by the intersection of ith row and jth column। यानी ith, जैसे आपसे पूछा जाएगा A23 का मान बताइए, तो A23 का मतलब आपको सेकेंड रो और थर्ड कॉलम में जहाँ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेगा वो आपको वो एलिमेंट बताना है। तो इस प्रकार से हम किसी मैट्रिक्स के अंदर के एलिमेंट को स्मॉल aij से रिप्रेजेंट करते हैं, जहाँ से स्मॉल आई जो होता है वो मतलब ये हमें रिप्रेजेंट करता है रो की नंबर, मतलब आई जो होता है वो रो की संख्या दिखाता है और जे कॉलम की संख्या दिखाता है। अब हम थोड़ा इस पे एक्सरसाइज 1-2 क्वेश्चन एग्जाम्पल लेते हैं, कैसे हम बताएंगे। यहाँ पे देखिए, जैसे मैंने एक मैट्रिक्स ए ले लिया, अब इसमें आपको 1 5 -2 7 4 3। सबसे पहली बात तो आपको इसका बताना है ऑर्डर, कि ऑर्डर क्या है, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है। और सेकंड आपको बताना है इसका कुछ एलिमेंट, जैसे A13 बताना है और A22 बताना है, फिर A12 बताना है, ये सारे एलिमेंट्स आपको बताने हैं। और उसके बाद तीसरा नंबर बताना है नंबर ऑफ एलिमेंट्स, इस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ एलिमेंट्स, कितने एलिमेंट्स हैं, ये 3 क्वेश्चन आपको बताने हैं। तो सबसे पहले ऑर्डर के लिए आपको रो की संख्या लिखनी है। रो कितनी है यहाँ पे इस मैट्रिक्स में, रो के लिए आपको क्या देखना है कि नंबर्स की हॉरिजॉन्टल लाइन कितनी है। तो यहाँ पे कितनी हॉरिजॉन्टल लाइन है, 2 है, यानी कि 2 रोज हो गए। और कॉलम्स के लिए आपको वर्टिकल लाइन देखना है, जैसा कि मैंने बताया वर्टिकल लाइन तो यहाँ पे 3 है, वर्टिकल लाइन से यानी 2 × 3। अब इसे आप 3 × 2 लिख दोगे तो गलत हो जाएगा। और नंबर ऑफ एलिमेंट्स के लिए इसी चीज़ को मल्टीप्लाई कर लेंगे, यानी 2 × 3 = 6 आ जाएगा इसका आंसर। तो जब किसी मैट्रिक्स में जो ऑर्डर है इसका हम प्रोडक्ट कर देते हैं तो हमें नंबर ऑफ एलिमेंट मिल जाता है उस मैट्रिक्स में। अब हमें A13 बताना है। A13 हम कैसे बताएंगे, तो यहाँ पे देखो आपको पता है कि A13 मतलब पहली रो और तीसरे कॉलम में। अब एक चीज़ आपको रो और कॉलम में कन्फ्यूजन ना हो उसके लिए एक तरीका है, जैसे रो का पहला जो लेटर है वो R है, तो R लिखते समय हम ऐसे थोड़ा बढ़ा देते हैं,
तो इसका मतलब कि जो नंबर्स की ऐसी लाइन है उसे रो बोलेंगे। और कॉलम का पहला लेटर सी है, तो सी लिखते समय थोड़ा नीचे खींच लीजिए मन में, तो इससे पता चल जाएगा जो वर्टिकल लाइन से नंबर्स की उसको कॉलम बोलेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम, यानी पहली रो में जाओ और तीसरे कॉलम में, तो फर्स्ट रो पे एक लाइन खींचो, थर्ड कॉलम पे, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहाँ मिलेगा, 2 पे। तो यही वाला इसका आंसर आ जाएगा A12 क्या, A13 क्या आ जाएगा 2। और अगर A22 पूछा जाए तो इसका मतलब आपको सेकंड रो और सेकंड कॉलम पे ही लाइन खींचना है। तो यहाँ पे देखिए मैं इसे ब्लैक कलर से कर देता हूँ। तो यहाँ पे जब मैंने खींचा तो यहाँ पे कितना मिला 4, तो यहाँ इसका आंसर आ जाएगा 4। और यहाँ A12 का मतलब कि फर्स्ट रो लेकिन सेकंड कॉलम, तो यहाँ पे इसका 5 आंसर आ गया। तो इस प्रकार से हम किसी मैट्रिक्स का कोई मतलब एलिमेंट बता सकते हैं। तो अब इसके बाद हम टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस देखेंगे। इस पर जो मतलब कई बार मैट्रिक्स फॉर्म करने के लिए कोई हमें कंडीशन दे दी जाती है और हमें ये दे दिया जाता है कि मतलब 3x3 या 2x2 या 2x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स बनानी है। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम i और j की वैल्यू रख के सॉल्व कर सकते हैं, उसमें हमें कोई इक्वेशन दिया रहेगा। चलिए अब हम करते हैं, ये सब हम जब एक्सरसाइज करेंगे तो हम उसे सॉल्व करेंगे। इसके अभी हम थ्योरेटिकल पार्ट कर लेते हैं, उसके बाद एक्सरसाइज पे आएंगे। तो यहाँ नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो है वो है टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस का। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। मैट्रिक्स कितने टाइप की होती है, तो सबसे पहले हम देखते हैं रो मैट्रिक्स, ROW रो मैट्रिक्स। तो जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है, रो मैट्रिक्स किसे कहते हैं, कोई ऐसी मैट्रिक्स जिसमें केवल एक ही रो हो, ऐसी मैट्रिक्स जिसमें केवल एक ही रो हो। जैसे इस तरह की कोई मैट्रिक्स लिखाओ जिसमें एक ही रो हो, जैसे 1 5 4 0, ये कैसी मैट्रिक्स है, रो मैट्रिक्स है। ये कैसी मैट्रिक्स है, रो मैट्रिक्स। इसमें नंबर ऑफ रोज कितनी है 1, कॉलम्स कितने हैं, कॉलम्स कितने हैं, तो कॉलम्स कितने हैं यहाँ पे 4 कॉलम्स है। तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा 1 × 4, इसका ऑर्डर हो जाएगा 1 × 4। ऐसे देखो, ये आपसे पूछा जाए कि बताओ ये वाली रो मैट्रिक्स है या नहीं, तो ये भी रो मैट्रिक्स है, क्योंकि यहाँ पे कितनी रोज है, तो 1 है, कॉलम्स कितने हैं 1 है, तो ये भी मतलब रो मैट्रिक्स है। यानी कि कोई भी मैट्रिक्स A = AIJ, इसका डेफिनीशन होता है NCERT में दिया रहता है। तो 2 प्रकार की डेफिनीशन होती है, एक तो हम वर्ड्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं और दूसरा सिंबल में। तो देखिए, एक नोटेशन वाइज डेफिनीशन होती है और एक वर्ड्स में होती है। तो नोटेशन वाइज डेफिनीशन के क्या कहती है कि अ मैट्रिक्स A = AIJ M × N इज सेड टू बी रो मैट्रिक्स, इज said to be a row matrix if m = 1, यानी नंबर ऑफ रोज इक्वल टू कितना आ जाए 1, तो इसे बोलते हैं रो मैट्रिक्स। और बस इतना सा डेफिनीशन है। अथवा फिर दूसरा डेफिनीशन ये कहा जाता है कि अ मैट्रिक्स व्हिच हैज ओनली 1 रो इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। नाम से ही स्पष्ट है इसके, और ये सबसे स्मॉल साइज की रो मैट्रिक्स है। उसके बाद सेकंड टाइप ऑफ मैट्रिक्स क्या आता है, COLOUMN, कॉलम मैट्रिक्स। नेक्स्ट जो टाइप ऑफ मैट्रिक्स है वो है कॉलम मैट्रिक्स। हालांकि इसमें कोई ऑर्डर नहीं होता है कि रो मैट्रिक्स पहले नंबर पे ही आएगी, कॉलम दूसरे नंबर पे आएगी। बस जैसे भी आप मतलब आपको चीज़ें आनी चाहिए कि रो मैट्रिक्स क्या है, कॉलम मैट्रिक्स क्या है, वो टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस यानी नेम पता होने चाहिए, बाकी इसके ऑर्डर से कोई मतलब नहीं है। तो कॉलम मैट्रिक्स किसे कहते हैं, जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है कि अ मैट्रिक्स व्हिच हैज ओनली 1 कॉलम। ऐसी कोई मैट्रिक्स जिसमें केवल एक ही कॉलम हो उसे क्या बोलेंगे, कॉलम मैट्रिक्स।
तो यहाँ पे आप अगर ये इस तरह की डेफिनेशन लिखना चाहें तो लिख सकते हैं अ मैट्रिक्स ए इक्वल टू ए आई जे एम क्रॉस एन इज सेड टू बी और कॉलम मैट्रिक्स इफ नंबर ऑफ कॉलम इज इक्वल टू 1 का मतलब n जो है वो कॉलम को रिप्रेजेंट करता है, तो n इक्वल टू 1 यहाँ कर देना है। वहाँ पे m इक्वल टू 1 था। या फिर दूसरे शब्दों में अगर आप लिखना चाहें तो ये लिख सकते हैं कि अ मैट्रिक्स व्हिच हैज ओनली 1 कॉलम, अ मैट्रिक्स व्हिच हैज ओनली 1 कॉलम, only 1 column is called column matrix। ठीक है, तो कॉलम मैट्रिक्स का एक एग्जांपल देख सकते हो। ये एग्जांपल अगर देखना चाहो कॉलम मैट्रिक्स का, तो यहाँ पे जैसे हम सबसे स्मॉल साइज की कॉलम मैट्रिक्स की बात करें तो यहाँ पे कोई भी एलिमेंट ले सकते हैं, -1 ले लिया, ये हो गया। ये भी एक कॉलम मैट्रिक्स है। इसमें पूछा जाए कितने कॉलम हैं, तो हमारी जो डेफिनीशन है उसका कंडीशन फुलफिल हो रहा है, एक ही कॉलम है, n की वैल्यू 1 है। इसका मतलब ये सबसे स्मॉल साइज की कॉलम मैट्रिक्स है। तो इसका ऑर्डर 1 क्रॉस 1 है। यहाँ पे 1 रो भी 1 है और कॉलम भी 1 है। अगर दूसरा एग्जांपल लेना चाहें तो यहाँ पे आप ले सकते हो, जैसे 1 3 -5। अब यहाँ पे कितनी कॉलम है, तो कॉलम एक ही है। तो इसका ऑर्डर अगर लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे कि रोज की संख्या पहले लिखनी होती है। तो ऐसे कितने नंबर्स हैं, 3, यानी 3 इंटू कॉलम कितने हैं, 1, यानी 3 क्रॉस 1 इसका हो जाएगा ऑर्डर। तो ये हो जाएगा रो मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स। नेक्स्ट क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स, अगर मैट्रिक्स में एक रो हो तो उसे रो मैट्रिक्स कहते हैं, अगर एक कॉलम हो तो उसे कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। अब अगर नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स इक्वल हो जाएं तो उसे क्या बोलेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स। तो अब मैट्रिक्स ए इक्वल टू ए आई जे इज सेड टू बी स्क्वायर मैट्रिक्स। अब मैट्रिक्स ए इक्वल टू ए आई जे एम क्रॉस एन इज सेड टू बी a square matrix if m equal n, यानी दैट इज नंबर ऑफ रोज इक्वल टू m क्या है, नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ रोज इक्वल नंबर ऑफ कॉलम्स, ये कंडीशन होता है। या फिर इस तरह से आप डिफाइन कर सकते हैं कि स्क्वायर मैट्रिक्स को, कि अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी स्क्वायर मैट्रिक्स इफ इट हैज सेम, इफ द नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम। चलिए नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं तीसरा। चलिए इसका एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे यहाँ पे एक मैट्रिक्स ये है और 1 0 5 3 -2 7 5 0 -1, ये ऐसा दिया हुआ है। तो इसमें अगर पूछा जाए नंबर ऑफ रोज कितने हैं, कितने नंबर ऑफ रोज हैं, 3, कॉलम कितने हैं, 3, तो नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल हैं, तो ये हो गया स्क्वायर मैट्रिक्स। ऐसे अगर बी मैट्रिक्स ये ले लिया -5, इसमें पूछा जाए नंबर ऑफ रोज कितने हैं,
तो नंबर ऑफ रोज भी 1 है और कॉलम कितने हैं, 1 है। तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स भी है, स्मॉल साइज का, सबसे शॉर्ट साइज का, स्मॉल मतलब स्मॉलेस्ट साइज की स्क्वायर मैट्रिक्स, जिसका ऑर्डर कितना है 1 क्रॉस 1। अगर C एक मैट्रिक्स लें जिसमें -1 1 0 2 ऐसे एलिमेंट्स दिए गए हैं, तो इसका ऑर्डर कितना है, ये 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स, 2 क्रॉस 2 की। तो ये हो जाएगा स्क्वायर मैट्रिक्स की डेफिनीशन, और ये हमने स्क्वायर मैट्रिक्स के कुछ एग्जांपल आपको बताए। अब चलिए नेक्स्ट टाइप ऑफ मैट्रिक्स देखते हैं। तो नेक्स्ट है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स, अब डायगोनल मैट्रिक्स की क्या डिफिनीशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारी चीज़ें। डायगोनल मैट्रिक्स किसे कहते हैं, तो अ मैट्रिक्स, सबसे पहले आप डेफिनीशन देखिए, और एनसीईआरटी के डेफिनीशन एनसीईआरटी की बुक से हमेशा आप लोग तैयार करें। तो मैट्रिक्स ए इक्वल टू ए आई जे, ए इक्वल टू ए आई जे। सबसे पहले ये बात होनी चाहिए कि इसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होनी चाहिए। डायगोनल मैट्रिक्स तभी डिफाइंड है जब वह स्क्वायर मैट्रिक्स हो, या फिर आप ऐसे अगर ना डिफाइन करना चाहें तो आपको 2 कंडीशन करना पड़ेगा। एक तो ये ऐसे लिख दीजिए कि जनरल मैट्रिक्स अगर आपने ले लिया ए इक्वल टू ए आई जे एम क्रॉस एन, तो फिर आपको 2 कंडीशन करना पड़ेगा। A matrix A equal to Aij M cross N is said to be square matrix. Is said to be square नहीं, diagonal matrix if first number M equal to N एंड मीन्स कि दोनों शर्तें पूरा होनी चाहिए कि एम और एन बराबर भी होनी चाहिए, और दूसरी बात ए आई जे इक्वल टू 0 व्हेन इफ आई इज नॉट इक्वल टू जे, इफ आई इज नॉट इक्वल टू जे। अब ये क्या माजरा है, इसी प्रकार से आता है कुछ, मतलब जब भी हमें ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन दिया जाता है तो इसी प्रकार से हमसे पूछा जाता है कि अ मैट्रिक्स ए इक्वल टू ए आई जे एम क्रॉस एन इज सेड टू बी, ऑप्शन दे देंगे इफ एम इक्वल टू एन एंड ए आई जे इक्वल टू 0, इफ आई इज नॉट इक्वल टू जे देन व्हिच टाइप ऑफ मैट्रिक्स इज। 4 ऑप्शन आपको दे देंगे। तो आपको इस तरह का ही डेफिनीशन तैयार रखना है, क्योंकि आपसे इन जनरल इसी प्रकार से पूछा जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब आप किसी स्क्वायर मैट्रिक्स को डिफाइन करते हो, जैसे हम एक जनरल मैट्रिक्स लें तो यहाँ A11 है, फिर A12 है, फिर A13 है, यानी फर्स्ट रो है और ये तीसरा कॉलम है। ऐसे ही A21 है, A22 है, A23 है, और यहाँ पे A31 है, A32 है, A33 है। तो यहाँ पे जहाँ I और J बराबर होते हैं, पहली बात तो एक चीज़ ये लिख लीजिए कि डायगोनल एलिमेंट्स किन्हें कहा जाता है। डायगोनल एलिमेंट्स किसे कहते हैं? तो डायगोनल एलिमेंट्स केवल स्क्वायर मैट्रिक्स में ही डिफाइंड है। डायगोनल एलिमेंट्स, तो डायगोनल एलिमेंट्स या डायगोनल एंट्रीज क्या हैं? द एलिमेंट ए आई जे, द एलिमेंट ए आई जे is called diagonal element if I is equal to J।
अगर आई और जे, जहाँ जहाँ आई और जे बराबर होंगे उसी को हम क्या बोलेंगे, डायगोनल एलिमेंट्स। तो देखो आई और जे का मान कहाँ कहाँ इक्वल है, यहाँ पे इक्वल है, आई 1 1 है, यहाँ इक्वल है, यहाँ इक्वल है। तो ये इस तरह के जो एलिमेंट्स आपको दिखाई पड़ रहे हैं इन्हीं को कहा जाता है डायगोनल एलिमेंट्स। अगर इधर से देखोगे ना, इधर से, तो यहाँ पे इक्वल नहीं है। अब यहाँ पे आप देखो जो डायगोनल है, अगर इसे हम डायगोनल कहते हैं, और इस खास बात है इसे प्रिंसिपल डायगोनल कहते हैं, प्रिंसिपल डायगोनल ऑफ मैट्रिक्स। तो प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर जितने भी एलिमेंट्स हैं उसमें आई की वैल्यू हमेशा छोटी है जे से। देखो पहला नंबर जो है वो दूसरे से हर जगह छोटा है, और नीचे देखो तो जो पहला नंबर है वो हमेशा दूसरे से बड़ा है। नीचे के किसी भी एलिमेंट में देखोगे जो डायगोनल प्रिंसिपल डायगोनल है उसके नीचे के हर एक एलिमेंट के साथ ऐसा होगा कि उसका जो सफिक्स में नंबर रहेगा उसका फर्स्ट नंबर बड़ा रहेगा, नीचे वाले में बड़ा रहेगा, ऊपर वाले में छोटा रहेगा। इस बात का विशेष ध्यान रखना है। जस्ट उल्टा होगा, ऊपर वाले में पहला एलिमेंट छोटा होगा और नीचे वाले जो एलिमेंट्स हैं उसमें पहला एलिमेंट बड़ा होगा। इस बात का ध्यान रखना, यानी नीचे वाला बड़ा रहेगा, ऊपर वाले में पहला एलिमेंट छोटा रहेगा। अब ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में जब चलेंगी तभी आगे आप टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस अच्छे से समझ पाओगे। तो यहाँ पे हम जहाँ भी i इक्वल टू जे रहे उसे डायगोनल एलिमेंट्स कहते हैं, और ए आई जे इक्वल 0 है जहाँ i और j बराबर ना हो। पहली बात तो m और n बराबर होने का क्या मतलब है कि नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स इक्वल होने चाहिए, यानी जितनी रो हो उतने ही कॉलम हो। तो जैसे यहाँ पे 3x3 की एक मैट्रिक्स ली गई है तो इसमें जितने रोज हैं उतने ही कॉलम्स। पहला कंडीशन ये होना चाहिए कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, यानी कि अगर हम अपने शब्दों में कहें तो कहेंगे कि कोई भी एक मैट्रिक्स A इक्वल टू आई जे एम क्रॉस n, इसको हम डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे जब वह पहले नंबर स्क्वायर मैट्रिक्स हो, और दूसरा बात उस स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो ए आई जे 0 हो जब i और j बराबर ना हो, यानी कि ये सारे एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, 0। तो अब आप कहोगे कि क्या ये एलिमेंट्स 0 नहीं हो सकते? तो ये वाले एलिमेंट्स 0 भी हो सकते हैं अथवा नहीं भी हो सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। डेफिनीशन क्या कहती है? डेफिनीशन कहती है कि ए आई जे इक्वल 0 होना चाहिए। कब? जब i और j बराबर ना हो, यानी कि ये सारे एलिमेंट्स, ये जो आप देख रहे हो ये वाले, यहाँ पे i और j बराबर नहीं है और नीचे भी बराबर नहीं है, तो ये सारे 0 होने चाहिए। बाकी हमें डायगोनल के एलिमेंट्स से कोई मतलब नहीं है। मीन्स जो डायगोनल एलिमेंट है, लिख लीजिएगा, बहुत इम्पॉर्टेंट है, डायगोनल एलिमेंट में और में बी 0 और नॉन 0। डायगोनल एलिमेंट 0 भी हो सकता है और 0 नहीं भी हो सकता है। तो जैसे अब हम एग्जाम्पल से इसे समझते हैं। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे आपसे एग्जाम्पल एक लिया जाए तो a इक्वल टू क्या है, -1 0 और 0 2, ये, या फिर a इक्वल टू ले लिया जाए -1 0 0 0, ये। अब ये आपसे पूछा जाए कि डायगोनल मैट्रिक्स है कि नहीं, तो डेफिनेटली आपको केवल नॉन डायगोनल एलिमेंट्स देखने हैं। ए आई जे वेयर आई इज नॉट इक्वल टू जे, ऐसे एलिमेंट्स को हम नॉन डायगोनल एलिमेंट्स बोलते हैं। इन्हें क्या बोलते हैं? नॉन डायगोनल एलिमेंट्स। और आई और जे जहाँ बराबर नहीं होते हैं उन्हें बोलते हैं नॉन डायगोनल एलिमेंट्स। तो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स का 0 होना ज़रूरी है।
तभी वो डायगोनल मैट्रिक्स होगा। तो आपको बस इतनी ही बात चेक करनी है कि क्या ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो बिल्कुल स्क्वायर मैट्रिक्स है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ रोज कितनी है 2, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं 2, यानी कि पहला शर्त पूरा हो गया, स्क्वायर मैट्रिक्स है। दूसरा शर्त है कि नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 0 होने चाहिए। दूसरे शब्दों में हम इसे कह सकते हैं कि नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या होनी चाहिए, 0 होने चाहिए। तो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जितने भी हैं वो सब 0 हैं। हमें डायगोनल के एलिमेंट्स से कोई मतलब नहीं है, वो सारे 0 हो जाएं या कुछ 0 हों, सारे के सारे 0 हो जाए तब भी वो डायगोनल मैट्रिक्स होगी। तो यहाँ पे देखिए ऐसे ही ये वाला देखिए। नेक्स्ट ये क्या दिया गया है इसमें, ये तो डायगोनल एलिमेंट्स हो गए, और डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़ के बाकी जो एलिमेंट्स हैं वो सब के सब 0 हैं। नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जो हैं वो 0 हैं। इसका मतलब ये भी क्या है, ये भी डायगोनल मैट्रिक्स है। अब तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे यहाँ पे लिखें -2। अब इसके बारे में क्या कहेंगे, ये कैसी मैट्रिक्स है, ये डायगोनल मैट्रिक्स है या नहीं। तो इसमें कोई नॉन डायगोनल एलिमेंट ही नहीं है। इस मैट्रिक्स का अगर पोजीशन पूछा जाए तो A11 होगा। नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जब है ही नहीं तो हम नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 0 नहीं है ऐसा नहीं कह पाएंगे। यानी ये भी क्या है, ये भी डायगोनल मैट्रिक्स, ये इस सबसे पॉसिबल शॉर्टेस्ट साइज की डायगोनल मैट्रिक्स, ये डायगोनल मैट्रिक्स ऑफ स्मॉलेस्ट ऑर्डर, स्मॉलेस्ट साइज, ऐसे बोल सकते हैं। अब इसमें कोई नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है ही नहीं। पहली बात, पहला शर्त तो पूरा ही हो रहा है क्योंकि 1 क्रॉस 1 की है, अर्थात ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। दूसरी बात, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 0 होने चाहिए। अब नॉन डायगोनल एलिमेंट्स तो है ही नहीं, तो 0 होने का फिर है ही नहीं, तो उनके बारे में बात ही नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया। अब एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, ये ले लिए 0 0 0 0 0 0 0 0 0। अगर ये पूछा जाए कि बताओ कैसी मैट्रिक्स है, तो डायगोनल मैट्रिक्स है, क्योंकि आपको सबसे पहले देखना है नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 0 है या नहीं। पहली बात तो देखना है कि स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स है ही। इसका ऑर्डर कितना है, 3 क्रॉस 3 का है ना, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम सेम है। और दूसरी बात, यहाँ पे जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं ये वाले हैं, इनसे हमें कोई मतलब ही नहीं है, हमें नॉन डायगोनल एलिमेंट्स से मतलब है। तो नॉन डायगोनल वाले जितने भी एलिमेंट हैं जिसे मैंने सर्कल से बनाया हुआ है वो सारे के सारे 0 हैं। तो दोनों कंडीशन हमारी फुलफिल हो रही है। तो इसका मतलब ये भी क्या है, ये भी एक डायगोनल मैट्रिक्स है। नेक्स्ट अब देखते हैं स्केलर मैट्रिक्स। आई होप आपको डायगोनल मैट्रिक्स अच्छे से समझ में आ गया होगा। स्केलर मैट्रिक्स, थोड़ा पास करो। तो देखिए अगली मैट्रिक्स जो हमारी है वो है स्केलर मैट्रिक्स। तो स्केलर मैट्रिक्स किसे कहते हैं, तो अब एक डायगोनल मैट्रिक्स को ही हम स्केलर मैट्रिक्स कहेंगे अगर उसके डायगोनल एलिमेंट्स जो हों वो सारे के सारे इक्वल हो जाएं। डायगोनल मैट्रिक्स इज said to be scalar matrix if its diagonal elements are equal to
या डायगोनल एलिमेंट्स आर सेम, यहाँ पे लिख देंगे सेम, एक ही जैसे होने चाहिए, बस इतनी सी ही डेफिनीशन है। यानी कि कोई मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स कब होगी, अगर हम इसे मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स से लेकर चलते, एक जनरल मैट्रिक्स से लेकर चलते, तो सबसे पहले उस मैट्रिक्स को स्क्वायर होना पड़ता, और स्क्वायर के बाद क्या होना पड़ता, स्क्वायर के बाद उसे डायगोनल होना पड़ता, और डायगोनल मैट्रिक्स में थोड़ा सा सुधार हो जाता कि उसके डायगोनल एलिमेंट्स जो रहते वो सेम हो जाते, डायगोनल एलिमेंट्स क्या हो जाते, सेम, तब उसका नाम पड़ता स्केलर मैट्रिक्स। अब ये इसके पहले आपको मैंने इसीलिए क्रम से बताया है कि डायगोनल मैट्रिक्स क्या है। जब हम डायगोनल मैट्रिक्स के बारे में जानेंगे तभी स्केलर मैट्रिक्स के बारे में बात कर पाएंगे। तो डायगोनल मैट्रिक्स आप जानते हो कि जिसके नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 0 होने चाहिए। अब यहाँ पे एक कंडीशन और आ गई कि डायगोनल मैट्रिक्स तो होनी चाहिए, लेकिन उसके सारे के सारे डायगोनल एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। जैसे कि यहाँ पे 0 हो गया, यहाँ पे -1 हो गया, 0 हो गया, 0 हो गया, 0 हो गया, -1 हो गया। अब ये कैसी मैट्रिक्स है, ये स्केलर मैट्रिक्स है। अब ये कैसी मैट्रिक्स है, स्केलर मैट्रिक्स, क्योंकि यहाँ पे देखो डायगोनल एलिमेंट्स सेम है, -1 -1 -1, तीनों के तीनों डायगोनल एलिमेंट्स हमारे सेम हैं। अब ये कोई ज़रूरी नहीं कि -1 ही हो, 0 भी हो सकता है। यहाँ पे देखिए बी मैट्रिक्स ले रहे हैं, यहाँ पे देखिए ये 0 मैंने ले लिया, ये। अब आपसे पूछा जाए कि ये मैट्रिक्स बताओ, ये मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स है या नहीं, तो उसके लिए स्केलर मैट्रिक्स होने के लिए पहली बात तो स्क्वायर होना चाहिए, दूसरी बात डायगोनल होना चाहिए। तो ये बताओ स्क्वायर मैट्रिक्स है कि नहीं है। तो बच्चों देखिए B इक्वल टू क्या दिया गया है, एक मैट्रिक्स है जिसमें 0 दिया है। अब इससे हमें बताना है कि ये स्केलर मैट्रिक्स है या नहीं। तो स्केलर मैट्रिक्स है ये, क्योंकि पहली बात स्केलर के लिए स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, स्क्वायर है ही। दूसरी बात डायगोनल मैट्रिक्स होना चाहिए। अब डायगोनल मैट्रिक्स इसलिए है क्योंकि डायगोनल मैट्रिक्स जो होता है उसके नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 0 होने चाहिए। तो यहाँ पे आप कोई नॉन डायगोनल एलिमेंट है ही नहीं, क्योंकि जो अगर इस मतलब जो इस मैट्रिक्स के अंदर सिंगल एलिमेंट है उसकी पोजीशन की बात करें तो इसका पोजीशन A11 है, यानी फर्स्ट रो है और फर्स्ट ही कॉलम है। तो यहाँ पे ये डायगोनल एलिमेंट, नॉन डायगोनल एलिमेंट नहीं है। अगर नॉन डायगोनल एलिमेंट होता इसके अंदर तो उसे 0 होना पड़ता, लेकिन है ही नहीं। अब अगली बात, अब देखो डायगोनल एलिमेंट हो गया, मैंने प्रूव कर दिया। तीसरी बात क्या है कि अब स्केलर इसलिए है क्योंकि इसके डायगोनल एलिमेंट इक्वल है, डायगोनल एलिमेंट सेम होने चाहिए, एक ही डायगोनल एलिमेंट है, तो ये इसलिए ये स्केलर मैट्रिक्स भी है। अब यहाँ पे देखिए अगर हम ये लिख दें 0 0 0 0, बताओ ये मैट्रिक्स क्या स्केलर मैट्रिक्स है? तो है, स्केलर मैट्रिक्स है क्योंकि इसके डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल हैं, और ये डायगोनल मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स है ही, डायगोनल मैट्रिक्स भी है और स्केलर है, इसके डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल हैं। अगला मैट्रिक्स का एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लो A इक्वल टू दिया गया है 0 0 0 0 0 0। अब इस मैट्रिक्स के बारे में बताना है कि ये मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स है या नहीं। तो स्केलर मैट्रिक्स होने के लिए सबसे पहले स्क्वायर मैट्रिक्स का होना जरूरी है। स्केलर मैट्रिक्स तो तीसरे पायदान पे आता है। सबसे पहले कोई एक जनरल मैट्रिक्स को स्क्वायर मैट्रिक्स होना पड़ेगा, स्क्वायर के बाद उसे डायगोनल होना पड़ेगा, फिर डायगोनल के बाद तीसरे पायदान पे आता है स्केलर मैट्रिक्स। तो स्केलर मैट्रिक्स तो तब होगा जब उसके डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल हों, और यहाँ दूसरी ही कंडीशन मतलब नहीं पूरा हो रही है कि स्क्वायर मैट्रिक्स ही नहीं है। डायगोनल एलिमेंट्स की बात मैंने जब की थी तभी आपको बताया था कि डायगोनल एलिमेंट्स केवल स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ही डिफाइंड है। तो इसलिए ये वाली मैट्रिक्स
स्केलर मैट्रिक्स नहीं है तो फिर कौन सी मैट्रिक्स? तो यह है नल मैट्रिक्स। ये क्या है? नल मैट्रिक्स। ऐसी कोई भी मैट्रिक्स जिसके सारे, कोई भी मैट्रिक्स मतलब नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स का स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी नहीं है। वो स्क्वायर मैट्रिक्स हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। तो अब मैट्रिक्स, जब हम नल मैट्रिक्स की डेफिनेशन लिखाते हैं तो क्या लिखाते हैं? अ मैट्रिक्स ए इक्वल टू ए आई जे एम क्रॉस एन इज सेड टू बी नल मैट्रिक्स is said to be null matrix if aij equal to 0 for every I and j, for each I and j, for each I and j मतलब हर एक, ये जो सिंबल मैंने लगाया है इसे क्या बोला जाता है? मैथमेटिकल सिंबल है ये, इसे कहा जाता है फॉर ईच, फॉर ईच या फॉर एवरी या फॉर ऑल, ये सब मतलब जितने भी आई और जे है उन सब के लिए वैल्यू जीरो होनी चाहिए। ए आई जे यानी मैट्रिक्स के अंदर जो एलिमेंट है वो जीरो होना चाहिए प्रत्येक आई और जे के लिए। तो यहाँ देखो इसकी वैल्यू क्या है? A11, इसकी क्या है? A12, इसकी क्या है? A13, इसकी क्या है? A21, इसकी क्या है? A22, इसकी क्या है? A23। तो हर एक आई और जे के लिए यानी कि हर एलिमेंट जीरो होनी चाहिए। ओवरऑल हम कह सकते हैं कि कोई भी ऐसा मैट्रिक्स जिसके सारे एंट्री जीरो हो उसी को नल मैट्रिक्स कहते हैं। अब वो नल मैट्रिक्स स्क्वायर भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती है, ठीक है। तो अगर हमने इसी के मतलब स्केलर मैट्रिक्स के साथ आपको नल मैट्रिक्स भी डिफाइन कर दिया। अब नेक्स्ट है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स और स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स is said to be identity matrix if its diagonal elements are और 1, क्या हो? 1, तो उसी को बोलते हैं इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स। एग्जाम्पल ले लीजिए, एग्जाम्पल जैसे A इक्वल टू मान लो 1 ले लिया, ये कैसी मैट्रिक्स है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। B मान लो एक मैट्रिक्स ले लिया 1 0 0 1, ये कैसी मैट्रिक्स है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, क्योंकि इसके डायगोनल एलिमेंट्स 1 होनी चाहिए। यानी कि एक मैट्रिक्स, कोई भी एक मैट्रिक्स सबको आइडेंटिटी मैट्रिक्स होने के लिए सब मतलब 4 स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा। सबसे पहले उस मैट्रिक्स को क्या होना पड़ेगा? मोहित, क्या होना पड़ेगा? स्क्वायर। स्क्वायर के बाद उसे डायगोनल होना पड़ेगा और डायगोनल के बाद स्केलर होना पड़ेगा और स्केलर के बाद तब जाके वो आइडेंटिटी होगी। स्केलर मैट्रिक्स में और आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या डिफरेंस है? स्केलर मैट्रिक्स का डायगोनल एलिमेंट कुछ भी हो सकता है। तो जैसे हम सबसे पहले एक जनरल मैट्रिक्स लेते हैं A इक्वल टू, जनरल मैट्रिक्स जब भी बात किया जाए तो आपको ऐसा ही लेना है Aij m क्रॉस n। इसे कहा जाता है जनरल नोटेशन ऑफ अ मैट्रिक्स।
अब ये इज कॉल्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इफ वो क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए? सबसे पहले स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, m इक्वल n होना चाहिए। दूसरी बात सेकंड एंड लिख लीजिए, एंड ए आई जे इक्वल टू 0 इफ I is not equal to j, and ai j equal to 1 if I equal to j। इसको ऐसे मतलब इस प्रकार से आ सकता है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अ मैट्रिक्स aij m क्रॉस n where m is equal to n and aij equal to 0 if I is not equal to j and aij इक्वल टू 1 इफ i इक्वल टू j। इसे क्या बोलेंगे? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। जब i और j, अच्छा i और j कहाँ बराबर होते हैं? ये किस चीज की बात हो रही है? जहां i और j बराबर होते हैं ऐसे एलिमेंट्स को क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है डायगोनल एलिमेंट्स। क्या बोलते हैं? डायगोनल एलिमेंट्स। तो मैथ की भाषा थोड़ी मतलब घुमा के चीजें पूछी जाती है, सीधी बात नहीं होती है। यहाँ पे ऐसे लिखा रहेगा कि i इक्वल j, ऐसे एलिमेंट्स की वैल्यू 1 होगी जहां i और j इक्वल होंगे। ऐसे एलिमेंट्स की वैल्यू 1 होगी जहां i और j इक्वल होंगे। इसका मतलब ये कहना चाह रहा है कि डायगोनल एलिमेंट्स जो होंगे वो 1 होंगे और बाकी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या होंगे? 0 होंगे। तो उस और ये बात m इक्वल टू n का मतलब वो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। तो अगर हम एक जनरल मैट्रिक्स से को लेकर आइडेंटिटी मैट्रिक्स को डिफाइन करना चाहें तो हमें इतने स्टेप्स से गुजरना पड़ेगा। अब इसे हम और कैसे डिफाइन कर सकते थे? हम ये भी कह सकते थे कि कोई एक मतलब a इक्वल टू ए आई जे और n क्रॉस n। जब n क्रॉस n लिख दिया गया तो इसका मतलब वो ऑलरेडी कैसी मैट्रिक्स हो गई? स्क्वायर मैट्रिक्स ऑलरेडी हो चुकी है। तो अब हमें स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए अलग से कंडीशन नहीं देना पड़ेगा। इज सेड टू बी स्केलर, इज सेड टू बी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसे क्या बोलेंगे? आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहा जाएगा अगर ए आई जे इक्वल क्या हो? ए आई जे इक्वल टू 1 हो इफ आई इक्वल टू जे एंड ए आई जे इक्वल 0 इफ आई इज नॉट इक्वल टू जे। ऐसे भी डिफाइंड किया जा सकता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स को। और जो मतलब कि एक और इसके पहले जो मैंने मतलब स्केलर मैट्रिक्स को डिफाइन किया था उसको भी आपको बता देते हैं। अगर इस तरह से डिफाइन करना हो तो कैसे करेंगे? तो ऐसे बोल सकते हैं कि अ डायगोनल मैट्रिक्स या फिर ए इक्वल टू स्मॉल में ए आई जे कर दीजिए m क्रॉस m इज सेड टू बी स्केलर मैट्रिक्स इफ ए आई जे इक्वल टू क्या हो? ए आई जे इक्वल टू 0 कब? जब इफ आई इज नॉट इक्वल टू जे एंड ए आई जे इक्वल टू क्या होना चाहिए? इक्वल टू के होना चाहिए इफ आई इक्वल टू जे वेयर के क्या है? वेयर के इज आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कि हमारा क्या है? आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। तो इस प्रकार से हम किसी स्केलर मैट्रिक्स को ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ये स्केलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन है, इस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं। और ये वाला जो मैंने सर्कल किया है ये किस मैट्रिक्स का डेफिनेशन है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डेफिनेशन है। तो आई होप ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है।
अब बस 2 मैट्रिक्स और बची है। Two types of matrices are more here now. The next one is upper देखो आ रहा अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, और एक है, नंबरिंग तो याद नहीं रह गया, एक है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। बहुत आसान है, इसको याद रखना है। इसको याद करने की हम ट्रिक भी आपको बता देते हैं। जिंदगी में बहुत कंफ्यूजन रहता है कि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या है, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या है। हम लोग इंटर पास करके बीएससी एमएससी कर लेते हैं और तब भी हमें याद नहीं रह जाता कि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स किसे कहते थे और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स किसे कहते हैं। तो उसे याद रखने का एक हमारे पास बहुत आसान सा तरीका है। देखिए कैसे डिफाइन करते हैं। ए इक्वल टू ए आई जे एन क्रॉस एन कर दीजिए, क्योंकि इसमें ये वाली मैट्रिक्स जो है ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए डिफाइंड है। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स जो होती हैं ये भी मतलब कि किसके लिए डिफाइंड है, केवल स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए। तो आप इसे 2 प्रकार से डिफाइन कर सकते हो कि अ स्क्वायर मैट्रिक्स, और जहां भी स्क्वायर मैट्रिक्स की बात आ जाती है वहां नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होनी चाहिए। तो आप यहाँ पे चाहो तो एन कर सकते हो दोनों रो की जगह और कॉलम की जगह, या फिर दोनों जगह एम कर सकते हो। तो इससे मतलब ये अंडरस्टूड हो जाएगा कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स हो गई। तो इसे अपर ट्रायंगुलर कब कहेंगे, इफ स्क्वायर मैट्रिक्स इक्वल टू ए आई जे इज सेड टू बी अपर ट्रायंगुलर if aij equal to 0 if I is greater than j, if I is greater than j, अगर I और j I j से बड़ा हो तो उसे तब ए आई जे की वैल्यू 0 होनी चाहिए। अर्थात ये देखो, जैसे 1 -2 0 4 ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का एग्जांपल है। ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में खास बात क्या है कि ए आई इज ग्रेटर देन जी। ये बात मैंने पहले आपको बताई थी कि जब मतलब जो प्रिंसिपल डायगोनल होता है, इसी वीडियो में आपको बताया है कि प्रिंसिपल डायगोनल में आई और जे दोनों इक्वल होते हैं। इसमें आई और जे दोनों क्या होते हैं, प्रिंसिपल डायगोनल में इक्वल, और उसके ऊपर जो होता है उसमें क्या होता है। जैसे यहाँ पे अगर बात करें तो ये वो A12 है, यहाँ क्या है A13 है, यहाँ क्या है इस 0 की पोजीशन है A23। तो यहाँ पे देखो आई छोटा है, आई क्या है, छोटा है जैसे। तो यहाँ पे आप देखिए इस 0 की पोजीशन A12 A13 और A23 ये है, और इसकी पोजीशन क्या है इस 0 की, तो इसकी पोजीशन है A21, और इसकी क्या है, इसकी है A31, इसकी क्या है
A32। तो यहाँ पे Aij इक्वल टू 0 फॉर ईच आई इज ग्रेटर देन 0, मतलब कि ऐसे एलिमेंट्स जिसमें आई की वैल्यू बड़ी होती हो जे से। तो यहाँ देखो आई की वैल्यू जे से क्या बड़ी है, पहला वाला जो एलिमेंट है 1 है, वो क्या 2 से बड़ा है, तो आप कहोगे नहीं। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू, ऐसे एलिमेंट्स की वैल्यू 0 होनी चाहिए जहां आई जे से बड़ा हो। तो ये वाला हमारा अगर पूछा जाए कैसा मैट्रिक्स है, तो ये हमारा अपर ट्रायंगुलर नहीं है। तो फिर कैसा मैट्रिक्स है ये, तो ये लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ये लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। हमने डिफाइन किया अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो इसमें देखो अपर ट्रायंगुलर में खास बात क्या है कि आई इज फॉर ईच आई इज ग्रेटर देन जे, अपर में आई ग्रेटर देन जे है, और नीचे वाले में वही चीज हो जाएगा कि मैट्रिक्स ए इक्वल टू ए आई जे एम क्रॉस एम इज कॉल्ड लोअर ट्रायंगुलर if Aij equal to 0 for each I is less than j, for each I is less than j। आई यहाँ पे लेस देन जे है, लोअर में आई लेस देन जे है, तो यहाँ एल देखो ध्यान से, लोअर में यल आता है और यहाँ भी लेस देन का साइन लगा है आई की तरफ, अपर में आई की तरफ ग्रेटर देन का साइन लगा है। तो इस तरह से याद रखना है आपको कि जब आई इज ग्रेटर देन जे होगा तो अपर होगा, लेस देन होगा लोअर होगा। आई इज लेस देन जे, लेस देन से आप याद रखोगे लोअर, लेस देन से क्या याद रखोगे, लोअर। तो यहाँ पे देखिए जब आई इज लेस देन जे है तब एलिमेंट्स की वैल्यू 0 है, यानी हम कह सकते हैं कि डायगोनल के ऊपर के सारे एलिमेंट्स अगर 0 हैं, अगर डायगोनल के जो प्रिंसिपल डायगोनल है उसके ऊपर के सारे एलिमेंट्स 0 हों तो उसे लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे, तब उसे लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। और यहाँ अपर ट्रायंगुलर का अगर आपको एग्जांपल लेना है अपर ट्रायंगुलर का, तो जल्दी से देखिए यहाँ पे इसमें क्या होगा, इसमें होगा -1 0 5 फिर 0 7 2 0 0 0। अब ये पूछा जाए कि कैसी मैट्रिक्स है, तो ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा डायगोनल। अब डायगोनल के ऊपर के एलिमेंट्स से डिसाइड होता है, जैसे यहाँ पे अपर लिखा है तो डायगोनल के अपर वाले में क्या हुआ, डायगोनल के लोअर जितने डायगोनल से लोअर एलिमेंट है नीचे के वो सब 0 होने चाहिए। इसमें जस्ट उल्टा होता है, ऐसे भी याद कर सकते हो कि वर्ड रहेगा अपर, तो अपर वाले में डायगोनल के लोअर वाले सारे एलिमेंट्स 0 होंगे और जो लोअर है उसमें डायगोनल के अपर वाले सारे एलिमेंट्स 0 होंगे। तो इस तरह से आप अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स को याद कर सकते हो। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, काफ़ी लंबा वीडियो हो गया और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को एक एक चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। और आप पूरे यूट्यूब में अगर आप इस तरह की वीडियो आप सर्च करोगे तो शायद आपको ना मिले। मैंने जितना पॉसिबल हुआ उतना अच्छे से आपको समझाया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर करिए, क्योंकि वीडियो बनाने में बड़ी मेहनत लगती है। काफ़ी मेहनत के बाद चीज़ें हो पाती हैं। ये आप एक यूट्यूबर को ही पता होता है कि एक वीडियो को बनाने के लिए हमें कितना मेहनत करना पड़ता है। तो आप सभी से यही रिक्वेस्ट है कि कृपया इसे अधिक से अधिक शेयर करें और लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर लें और अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। इतना मेहनत करने के बाद आप कमेंट के रूप में कुछ ना कुछ ज़रूर कहें
इससे हमें बहुत ही एनर्जी मिलती है। धन्यवाद।